आप एसडीएम या डेप्यूटी कलेक्टर बनना चाहते हैं तो आपने एक आयोग का नाम जरूर सुना होगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। क्योंकि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही आप ये सब पद प्राप्त कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। मैं पूजा सिंघई विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे आयोग के बारे में जिसकी तैयारी आप सभी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही एमपीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। एमपीपीएससी जो 3 फेज़ में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ये तीनों फेज़ क्वालिफाई करने के बाद ही आपको जो रैंक मिलेगी उसके अनुसार आपका चयन होता है। तो चलिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों का सब्जेक्ट है, तो हमें इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अतिरिक्त यूपीएससी और बाकी एग्ज़ाम में भी जो स्टेट कमीशंस होते हैं, कभी कभी उनके प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो हमें उस लिहाजे से भी इसको पढ़ना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है। हमें इसके एक एक आयाम पर चर्चा करनी होगी कि प्रीलिम्स में और मेंस में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग संविधान में केंद्र में क्या होता है, संघ लोक सेवा आयोग होता है, जो यूपीएससी बोलते हैं जिसे। और उसके समान ही राज्यों में क्या होते हैं, अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत पहली बार राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो एक प्रश्न यहीं से बनता है, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि पहली बार जो राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था तो वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो उसका आंसर था भारत शासन अधिनियम 1935। फिर कौन से भाग में है, तो ये भाग 14 में है। आपको याद होगा इसके पहले मैंने भारत निर्वाचन आयोग पढ़ाया था जो कि भाग 15 में था। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं कि कौन सा जो आयोग है वो किस भाग का पार्ट है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कि भाग 14 में है। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 315 से लेकर 323 तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के आर्टिकल बताए गए हैं। अब इसके अतिरिक्त और क्या क्या देखना है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, स्वतंत्रता, कार्य, अध्यक्ष, सदस्यों की जो नियुक्ति और उनकी जो बर्खास्तगी है उसका प्रावधान इन्हीं आर्टिकल्स के तहत किया गया है। अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कब बना, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1935 की धारा 118(3), ये एमपीपीएससी में अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आपको याद रखना है कि 1956 का एक्ट था। और जो धारा है वो धारा 118(3) के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर, जिस दिन मध्य प्रदेश बना था वो तारीख भी यही थी, 1 नवंबर 1956। और जो एमपीपीएससी बना है तो वो तारीख भी यही है। तो आपको ये डेट तो वैसे भी याद है, तो याद हो ही जाएगी। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1957 से कार्य प्रारंभ कर दिया गया। 1956 में इसका गठन हुआ, 1957 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया और 1958 से प्रथम बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य का एक प्रमुख भर्ती अभिकरण है, मीन्स भर्ती करने का कार्य करता है। यह एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये भाग में मेंशन है। कौन से भाग में, भाग 15 में मेंशन है, इसके पर्टिकुलर आर्टिकल बताए गए हैं, इसीलिए यह एक क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति द्वारा, मतलब उस समय पे राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने 27 अक्टूबर 1956 को अधिसूचित किया। ये आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति द्वारा कब अधिसूचित किया गया। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन देगा 1 नवंबर 1956, 27 अक्टूबर 1956, 1958 या फिर कोई एक और ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो गठन की डेट अलग है, वो 1 नवंबर है, जबकि ये 27 अक्टूबर 1956 को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर संरचना क्या है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या है, एक बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय मतलब क्या कि मल्टी मेंबर ऑर्गन, मतलब एक से अधिक इसके जो सदस्य होंगे
तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फिर संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। ये राज्यपाल के विवेक के ऊपर छोड़ा गया है कि आयोग में कितने सदस्य हो सकते हैं। अब हमको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का हम एक बार अच्छे से ये देखते हैं कि कहाँ पर क्या आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो संवैधानिक इसका स्वरूप है और 315 के तहत गठन होगा। संरचना में एक सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और बाकी सदस्य होंगे। जैसे अभी जो अभी जो आयोग है उसमें 1+4 है। फिर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष। तो 6 वर्ष हो सकता है या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। 41वें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ था उसमें ये चेंज किया गया था। 6 वर्ष 62 वर्ष वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये 6 वर्ष या 62 वर्ष 41वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। फिर अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो राज्यपाल करेंगे। लेकिन प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि जो नियुक्ति है वो तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन उनको जो हटाने का काम है, उनको हटाने का काम सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति ही हटा सकता है। यह प्रश्न पूछा गया है, इसको आप अलग से याद करिएगा। फिर रिपोर्ट ये किसको सबमिट करेगा? तो राज्यपाल को सबमिट करेगा। स्थापना कब हुई थी? पढ़ चुके हैं हम, 1 नवंबर 1956। मुख्यालय, क्योंकि जो सामान्यतः आयोग होते हैं उनके मुख्यालय मध्य प्रदेश में भोपाल में है, लेकिन जो MPPSC का मुख्यालय है वो आर्थिक राजधानी इंदौर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। वर्तमान प्रथम अध्यक्ष कौन थे? DV रेगे जो थे वो प्रथम अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के। लेकिन वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो राजेश लाल मेहरा जी हैं। इनका नाम तो आप भली भांति जानते होंगे। MPPSC एक ऐसा आयोग है जो इतना अधिक चर्चा में रहता है कि इसके अतिरिक्त इतना अधिक कोई आयोग चर्चा में नहीं रहता। फिर नियुक्ति एवं कार्यकाल, तो नियुक्ति एवं कार्यकाल का अनुच्छेद क्या है? 315। आप रिकॉल करते जाइए, जो हमने पिछला पढ़ा है 315 में गठन पढ़ा था और 316 में नियुक्ति और कार्यकाल है। फिर राज्य के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। संविधान में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। कौन सा व्यक्ति MPPSC का चेयरमैन बन सकता है या मेंबर बन सकते हैं, ये कोई उनकी जो योग्यता है उसका वर्णन नहीं किया गया है, परंतु यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। कम से कम उनको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जो आधे से अधिक सदस्य हैं उनको भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। फिर 316(1) के का आर्टिकल में क्या बोला गया है, या आप इसे इंग्लिश में याद कर सकते हैं, 316(1) का सब क्लॉज A। इसमें क्या बोला गया है कि राज्यपाल 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बना सकता है। जो गवर्नर है वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें जो यूपीएससी के सदस्य, यूपीएससी के जो मेंबर हैं वो क्या बन सकते हैं? वो जो स्टेट पीएससी है उसके हेड बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? तो 2 कंडीशंस अप्लाइड। फर्स्ट है जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो। फॉर एग्जाम्पल अगर राजेश मेहरा जी को कोई काम आ जाता है और वो पद पर नहीं रहते हैं तो अध्यक्ष का पद अगर रिक्त है तो बना सकते हैं। या सेकंड है कि जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए वो अनुपस्थित हैं या किसी और कारणवश अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो जो यूपीएससी के मेंबर हैं उनको एज अ हेड कार्यवाहक अध्यक्ष MPPSC का बनाया जा सकता है। इसको भी आप याद रखिएगा। फिर कार्यवाहक अध्यक्ष कब तक काम करेगा? जब तक जो अध्यक्ष हैं वो पुनः अपना पद नहीं संभाल लेते हैं। फिर 316(2) के अंतर्गत क्या बताया गया है कि आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर कितना होगा? हम पहले पढ़ चुके हैं, 6 वर्ष या 62 वर्ष होगा। फिर जो 41वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ये बोला गया था, जो पहले आयु थी चेयरमैन की, जो आयु थी वो 60 वर्ष होती थी। फिर 60 वर्ष से बढ़ा के वो कब की गई, कितनी की गई? 62 वर्ष की गई।
और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? तो 41वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। याद रखिएगा 1975-76। ओके। फिर 316 दो का मतलब 316 2A के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य कभी भी राज्यपाल को अपना त्यागपत्र नहीं देंगे। मोस्ट IMP करके इसको नोट करिएगा अलग से स्टार बना के, कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं वो अपना इस्तीफा कभी भी राज्यपाल को नहीं देंगे। अपना त्यागपत्र किसे देंगे? वो राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति ही उनको हटाने का प्रावधान कर सकता है। फिर पद मुक्ति मतलब कब उनको पद से मुक्त किया जा सकता है? आर्टिकल 317 में बताया गया है। हमेशा 17 को आप खतरा से याद कर सकते हैं, तो 17 अगर किसी व्यक्ति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा तो उसको खतरा होगा, तो 317 खतरा। अभी आपको हमेशा याद रहेगा। तो आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को किन कंडीशंस में पद मुक्त करना पड़ेगा? या तो उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या उन्होंने अपनी पद अवधि के दौरान अपने पद या कर्तव्यों के बाहर किसी लाभकारी नियोजन में लगा हो। इसका क्या मतलब है? इसको हम सरल तरीके से समझते हैं कि यदि जो MPPSC के चेयरमैन या अन्य सदस्य हैं, अगर वो किसी लाभकारी पद के बाहर, मतलब अगर वो कोई और अपना कोई प्राइवेट बिजनेस शुरू करते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं, तो उनको निकाला जा सकता है। या राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो जाता है कि वह मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो भी उनको क्या कर सकते हैं? उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को साबित कदाचार, अगर उन पर कोई कदाचार का मुकदमा दायर होता है और वो सिद्ध हो जाता है, या दुर्व्यवहार के कारण भी उनको हटाया जा सकता है। फिर उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो उनको ऐसे नहीं हटा सकते, तो राष्ट्रपति को यह मामला जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट जांच करेंगे। उसके बाद यदि फिर राष्ट्रपति का समर्थन मिलता है और ये साबित हो जाता है कि नहीं, फलाना व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया है, तो फिर उनको हटाया जा सकता है। ओके। फिर इसके अतिरिक्त हमें और क्या पढ़ना है? संविधान के इस उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। ये भी इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो व्यक्ति हैं, जो हेड हैं या जो मेंबर्स हैं, उनने कोई गलत कार्य किया है, उन पर कदाचार का मुकदमा जो है वो सही साबित होता है, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो राष्ट्रपति को बाध्यकारी है, मीन्स कंपलसरी है उसी डिसीजन को मानना। ओके। फिर इसके बाद जिस प्रकार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति पद से उसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाएगा। देखिए, जैसे UPSC के जो हेड है और उनके मेंबर्स हैं, उनको हटाने का जो प्रावधान है, वही प्रावधान यहाँ पर MPPSC के सदस्यों पर भी लागू होता है। फिर नियम बनाने की शक्ति, आयोग के सदस्य और कर्मचारियों को सेवा शर्तें और नियम बनाने की शक्ति। देखिए, हम हमेशा क्या करते हैं, 8 को हमेशा कैसे याद करते हैं? ठाठ से याद करते हैं कि आपके तो ठाठ हैं। तो वैसे ही कुछ है कि 318 के तहत नियम बना सकता है। अब MPPSC अपने खुद के नियम बना सकता है। अभी जैसे आपने अगर देखा होगा कि जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसमें आरक्षण के लिए 2 टाइप का रिजल्ट है, एक 87%, एक 13%। तो ये सब नियम तो आयोग ने स्वयं ही बनाए हैं। इसका मतलब कि ये आर्टिकल 318 का यूज़ करके ही बनाए होंगे। तो इस तरीके से आयोग के पास नियम बनाने की शक्ति 318 के तहत है। ओके। फिर 319 क्या बोलता है? 319 नो आ रहा है यहाँ पर, तो नो को हम याद करते हैं नो से। ओके। तो आयोग के सदस्यों के द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। इसका मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनः उसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति चेयरमैन बना है तो वो फिर से चेयरमैन नहीं बनेंगे, या जो सदस्य हैं तो वो फिर से नहीं बनेंगे, उसी पद के लिए वो क्या होंगे? पात्र नहीं होते हैं। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है? नो, मतलब नहीं होंगे, मतलब नो में, मतलब 319 में बताया गया है। फिर से याद करिए, 318 में क्या बोला गया था? नियम बनाने की शक्ति। 319 में क्या बोला गया? कि वो पुनः उसी पद पर पात्र नहीं होंगे। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी दूसरे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या
संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। इस पॉइंट को भी आप समझिए कि जो एमपीपीएससी के चेयरमैन हैं, अभी अगर जो व्यक्ति फॉर एग्जांपल राजेश मेहरा जी अभी एमपीपीएससी के चेयरमैन हैं, तो क्या जो छत्तीसगढ़ पीएससी है क्या वो उसके चेयरमैन बन सकते हैं? तो हाँ, बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त वो यूपीएससी के जो सदस्य हैं वो बन सकते हैं। हाँ, तो यूपीएससी के सदस्य भी बन सकते हैं। यूपीएससी के क्या चेयरमैन बन सकते हैं? तो यूपीएससी के चेयरमैन भी बन सकते हैं। ओके, तो इनको याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य भी स्वयं राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अन्य राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। अभी जो सदस्य हैं, तो जो सदस्य होते हैं वो बाद में हेड बन सकते हैं एमपीपीएससी के, या फिर किसी अदर स्टेट की पीएससी के भी वो हेड बन सकते हैं, या जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो उसके भी हेड बन सकते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर कार्य क्या क्या हैं? तो कार्य बताए गए हैं आर्टिकल 320 में। 320 में क्या बताए गए हैं? आयोग के कार्य बताए गए हैं। इसमें इसको दो तरीके से कार्यों में विभक्त किया है, एक है सामान्य कार्य और एक है सलाहकारी कार्य। सामान्य कार्य के अंतर्गत जैसे जो राज्य सेवाओं का भर्ती अभिकरण है, तो एग्जाम कंडक्ट कराएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। फिर राज्य में सिविल सेवकों की भर्ती का कार्य भी आयोग के द्वारा किया जाएगा, और राज्य विधानसभा द्वारा आयोग को लोक सेवाओं के संबंध में सौंपे गए अन्य कार्य। तो ये सब कार्य तो सामान्य कार्य हैं। अब सलाहकारी कार्य के अंतर्गत देखते हैं कि लोक सेवा में भर्ती की प्रणाली से संबंधित प्रकरणों में, जो भी भर्ती की प्रणाली से संबंधित जो भी प्रकरण होंगे उसमें, और लोक सेवाओं में जो नियुक्ति होती है, पदोन्नति होती है, एक सेवा से दूसरी सेवा में जो ट्रांसफ़र होता है, वो सब कार्य भी इसके अंतर्गत सलाहकारी हो सकते हैं। ये कार्य आप पढ़ लीजिएगा, इतने महत्वपूर्ण नहीं है, हमें बस जानकारी होनी चाहिए। फिर आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति किसमें बताया गया है? तो 321 में बताया गया है। आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति मतलब जो कार्य आयोग को पहले से मिले हैं उसके अतिरिक्त भी और कार्य भी मिल सकते हैं। जैसे राज्य विधानमंडल आयोग के कार्यों की सूची में अन्य कार्यों को भी जोड़ा जा सकता है। संघ की सेवाओं के संबंध में भी कोई प्रावधान इसमें जोड़े जा सकते हैं। फिर आयोग के खर्चे, ऐसे हम बोलते हैं ना कि दोनों हाथ से पैसा लौटा रहे हैं, तो दो मतलब 322 के अंतर्गत क्या बताया गया है? आयोग के खर्चे बताए गए हैं। तो अब आयोग का पैसा कहाँ पर खर्च होगा? तो जो भी कर्मचारी हैं उनको वेतन देना पड़ेगा, उनको सैलरी देना पड़ेगी, उनको पेंशन देना पड़ेगी। तो ये सभी जो खर्चे हैं वो राज्य की संचित निधि पर क्या होंगे? भारित होंगे। मीन्स जो राज्य की संचित निधि है वहाँ से ये पैसा मिलेगा। फिर प्रतिवेदन किस में बताया गया है? 323 में बताया गया है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी कार्यों का प्रतिवेदन है वो किसको रिपोर्ट दी जाएगी? तो वो गवर्नर को, राज्यपाल को रिपोर्ट दी जाती है। फिर आयोग की स्वतंत्रता, तो आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करे, इसके लिए बहुत सारे प्रावधान बताए गए हैं कि आयोग के सदस्य और अध्यक्षों को पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। मतलब अगर उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है, अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। आप उनकी जो सैलरी है उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, मतलब आप उसको कम नहीं कर सकते। इस तरीके से बहुत सारे प्रावधान हैं जो उनको स्वतंत्र निकाय के रूप में घोषित करते हैं। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कौन कौन से अध्यक्ष रहे हैं? तो हमें क्या सारे याद करने हैं? तो सारे याद करना तो मुश्किल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनके नाम देख सकते हैं। जैसे पहला है कि पहले आयोग कौन, सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जो कि एमपीपीएससी के चेयरमैन बने थे? उनका नाम है डीवी रेगे पहले व्यक्ति थे। फिर 1958 में जब एग्ज़ाम पहली बार हुए थे तब कौन थे? एससी सेठ थे। ओके, और इसके अतिरिक्त अभी जो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, इनका नाम आप स्पेशली याद रखिएगा, क्योंकि प्रदीप कुमार जोशी जी ये क्या हैं? ये 14वें नंबर के थे और ये यूपीएससी के भी हेड रह चुके हैं, तो इनका नाम थोड़ा याद रखिएगा आप। फिर राजेश लाल मेहरा, ये 18वें नंबर के हों, वर्तमान में यही है। ओके, फिर इसके अतिरिक्त हमें क्या पढ़ना है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। तो जैसे हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बना, वैसे ही संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होता है। इसमें क्या करते हैं कि संयुक्त रूप से कोई 2 राज्य हैं, वो 2 राज्य अपना संयुक्त रूप से लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं।
ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो 1935 के एक्ट से लिया गया है। फिर जो 315 का सब क्लॉज 2 है उसके तहत बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। इसमें वही प्रावधान है जैसे प्रावधान बताए गए हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद के द्वारा किया जाएगा। यदि राज्य विधानमंडल आग्रह करते हैं संसद से तो फिर संसद के द्वारा ऐसा कोई आयोग बनाया जा सकता है। फिर सबसे पहले ऐसा आयोग कौन सा बना था, यही प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से कि सबसे पहले 1966 में हरियाणा और पंजाब इन दोनों स्टेट ने मिलकर क्या बनाया था, अल्पकाल के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाया था। फिर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? चूँकि इसका जो गठन है वो संसद की परमिशन से हो रहा है तो इसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे? इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब गवर्नर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे हरियाणा है और पंजाब है तो इसके इस स्टेट के भी राज्यपाल होंगे और इस स्टेट के भी राज्यपाल होंगे तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। कार्यकाल कितना होगा? तो वही जो वहाँ पे पढ़ा था 6 वर्ष से 62 वर्ष तक, और ये राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेंगे और राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं। जैसे हमने स्टेट में पढ़ा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को जैसे हटाया जा सकता है वैसे ही सेम प्रोसेस से यहाँ पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का प्रावधान है। ओके। फिर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक प्रगति की रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को सौंपता है। जो भी उस राज्य से संबंधित राज्यपाल होंगे उनको रिपोर्ट सबमिट करेंगे और फिर राज्यपाल उस रिपोर्ट को कहाँ पर ले जाएंगे? विधानमंडल में पेश करेंगे। फिर एक टर्म और आता है यहाँ पर, प्रशासनिक अधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये क्या है? तो मूल संविधान में कोई ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत जो 14 सब क्लॉज का है उसके अंतर्गत जोड़ा गया, इसको ट्रिब्यूनल को जोड़ा गया। इसको याद रखना है आपको। और इसके तहत हमें 2 आर्टिकल याद रखने हैं। एक है 323 का मतलब 323 ए और एक है 323 बी। अब ये 323 ए और बी क्या बताते हैं? तो आर्टिकल 323 ए है जो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, मींस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से संबंधित है, और 323 बी है जो उसके तहत अन्य मामले आएंगे। तो इन दोनों को याद रखिएगा। फिर 323 ए की अनुकरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, इसको बोलते हैं ATA, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। तो याद रखिएगा कि ये कब बनाया गया। यह केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण के गठन का अधिकार देता है। तो जो राज्य में बनेगा एक अधिकरण और एक कहाँ पर बनेगा? केंद्र में बनेगा। इस अधिनियम के तहत किसी पीड़ित लोक सेवक को शीघ्र व कम खर्चीला न्याय प्रदान करने के संबंध में एक नया अध्याय जोड़ता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई डेप्यूटी कलेक्टर है या कोई और पद पर है, SDM, तहसीलदार, कोई भी हो सकते हैं। तो यदि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी हुआ है या उनके ऊपर कोई केस चल रहा है या उन्होंने किसी पर मुकदमा दायर किया है तो लोक सेवकों के लिए भी कुछ ऐसा न्याय का प्रावधान किया जाए जिसमें कम खर्चा लगे और भी अन्य उनको प्रशासनिक सुविधाएं प्राप्त हो सकें। तो उस सब के लिए ये क्या बनाया गया? प्रशासनिक अधिकरण ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो जो केंद्र में है उसे बोलते हैं कैट। कैट मतलब क्या है? ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कैट कब बना, किस आर्टिकल के तहत बना? तो ये याद रखिएगा 323 ए। 323 ए के तहत बना और इसकी स्थापना कब की गई? 1 नवंबर 1985। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि 1 नवंबर 1985 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। फिर वर्तमान में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 17 नियमित न्यायपीठ हैं, मींस इसकी 17 न्यायपीठ है जहां पर अन्य प्रकार के केसेस चलते हैं, जिनमें 15 जो हैं वो उच्च न्यायालय के मुख्यालय में कार्यरत हैं और शेष 2 है वो जयपुर और लखनऊ में। इतना डिटेल में हमें इसको नहीं पढ़ना है, इतना नहीं पूछा जाएगा। फिर राज्य प्रशासनिक अधिकरण मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई? तो ये भी 1985 में ही की गई।
ओके, तो इतना आपको कैट के बारे में पता चल गया होगा और इतना ही हमें याद रखना है। फिर कुछ और प्रावधान है इसमें, जैसे कि जो राज्यों के अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। 9 राज्य हैं जो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सब ने क्या की गई है? सेट की स्थापना की है। तो सेंटर में जैसे कैट होता है वैसे ही स्टेट में सेट होता है, मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ऐसे 9 राज्य हैं जिन्होंने सेट की स्थापना की है। फिर जो कुछ राज्य हैं जिन्होंने पहले बनाया था और फिर बाद में हटा दिया, जैसे कि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश ने इस अधिकरण को समाप्त कर दिया गया। फिर मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण 1985 के तहत बना था। इसका मुख्यालय जबलपुर में था, किंतु 1 अप्रैल 2003 को मध्य प्रदेश सरकार ने इस अधिकरण को समाप्त कर दिया गया। तो ये पूछ सकते हैं कि कब बनाया था? 1985 में बनाया था और 2003 में इसको समाप्त कर दिया गया। ओके, तो ये MPPSC से रिलेटेड इतने पॉइंट थे। अगर आपने इतने डिटेल में इतनी चीज़ों को पढ़ लिया है तो आप कभी भी इसके वन लाइनर क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप सिर्फ वन लाइनर फैक्ट पढ़ते हैं तो आपको कुछ समय तक याद रहेगा और फिर आप भूल जाएंगे। और मेंस के आंसर राइटिंग में आपको डिटेल में पता होना ज़रूरी है, आप तभी आंसर लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि पेन कॉपी लेना है और उसमें जो भी की पॉइंट्स हैं उनको लिख लेना है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं मेंस की आंसर राइटिंग के लिए भी लेक्चर लेकर आऊँगी। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं आप पूछ सकते हैं। और भी आयोग हैं, अभी इसके पहले निर्वाचन आयोग का बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। बाकी आयोग जितने बचे हुए हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत।